बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी। बायोलॉजी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो चलते हैं आज के हमारा टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस की ज़रूरत क्या पड़ती है, ये हम लोग क्यों करते हैं? देखें, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने आपको ऑब्ज़र्वेशन में एक चीज़ समझाई थी कि ऑब्ज़र्वेशन में हम क्या करते हैं, डेटा की कलेक्शन करते हैं। जो डेटा होता है उसको जमा करते हैं और उस डेटा के बिहाफ़ पर हम हाइपोथेसिस देते हैं। हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जो इंटेलिजेंट गेस होता है वो डेटा के बिहाफ़ पर होता है। अब जो डेटा आप जमा कर रहे हैं, अगर वो डेटा ऐसा है कि जो सपोर्ट नहीं करता आपके हाइपोथेसिस को, तो वो डेटा लाज़मी सी बात है कि आपको आगे जाके परेशान करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना होता है, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन तो करनी होती है लेकिन डेटा को एनालाइज़ भी करना होता है। उसे देखना भी होता है कि गोया कि ये हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है? तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि टेबल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है? ग्राफ वगैरह बना लेते हैं डेटा की, और इसमें हम क्या करते हैं कि वो पॉइंट्स अलग कर लेते हैं या वो चीज़ें जो क्या होती हैं, बैड होती हैं या फिर सपोर्ट नहीं कर रही होती हमारी प्रेडिक्शंस को, ठीक है? देखिए, ये जो हाइपोथेसिस होता है ना, जिसको हम इंटेलिजेंस गेस कहते हैं, ये एक तरीके से प्रेडिक्शन ही होती है। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया, ठीक है? तो ये एक क्या थी, यानी कि शुरू में जब उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन की तो एक प्रेडिक्शन उन्होंने ये दी, क्योंकि उनको जो है ना ब्लड में प्लाज्मोडियम नज़र आया, ठीक है? इस तरह बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो एक प्रेडिक्शन होती हैं, ठीक है? कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब ये चीज़ें हैं। तो यानी कि अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि जो आपकी प्रेडिक्शन को, यानी कि आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उन चीज़ों ने हमने क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, ठीक है? देखिए, हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे पास बहुत सारी मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक रॉन्ग, ठीक है? यानी कि वजह क्या थी कि हमारे पास बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं कि जो इनक्रेडिबल हैं, मतलब ये कि मन घड़त उनको कह सकते हैं। और जब उनको स्टडी किया गया, उनको देखा गया, उनके पस मंज़र को जाना गया, तो पता ये लगा कि जो डेटा था ना वो रॉन्ग था, वो डेटा गलत था, ठीक है? उस डेटा के बिहाफ पर जो है ये जो हाइपोथेसिस बना, फिर वो थ्योरी बनी, वो फिर बाद में क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो डेटा होता है, जो रिकॉर्डेड डेटा होता है, उसे हम परफॉर्म करते हैं किसकी तरह, मैथमेटिकली एनालिसिस पे लेकर आते हैं, उसे मैथमेटिकली जानते हैं और ये देखते हैं कि ये जो डेटा है ये हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या फिर हम क्या कर देते हैं उसे, या फिर वो रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है? सपोर्ट और रिफ्यूज़ योर हाइपोथेसिस, या तो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा होता है या फिर वो हमारे हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जा रहा होता है, ठीक है? अब डेटा किस तरीके से आपकी बुक में एक ग्राफ बनाया हुआ देखते हैं ज़रा। ये एक ग्राफ है जो कि आपकी बुक में दिखाया गया है और इसमें डेटा की ऑर्गेनाइजेशन है। ग्राफ देखें किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखें, ये जो ग्राफ है ना, ये शो कर रहा है किसे, मलेरिया के केसेस को, जो कि रिपोर्ट हुए हैं सिंध में 2016 और 17 में। तो बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि जो फ़ेब और मार्च है, अप्रैल है, इस तरह सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के केसेस है जो रिकॉर्ड हुए हैं, वो हुए हैं सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में। यानी कि नवंबर में सबसे ज़्यादा 6000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे सिंध में 2016-2017 में, ठीक है? 2016 टू 2017 के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस हुए थे वो अक्टूबर में हुए थे, तकरीबन जिनकी तादाद क्या थी, 6000 केसेस थी, ठीक है? फिर इस तरह जो है वो सितंबर में थी 5000 केसेस, फिर ये 4500 पर केसेस आ गए। तो यानी कि ये क्या है कि हम जब डेटा की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसका एक ग्राफ वगैरह, टेबल वगैरह, इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करते हैं ताकि हम ठीक तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अच्छा जी, आगे है रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है? जब डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं तो उसमें मैथमेटिकली, ठीक है, एक तो हमने ग्राफ बना लिया, जिस ग्राफ में हमने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन जब डेटा को एनालाइज़ करेंगे
उस डेटा को मैथमेटिकली जानेंगे। तो किस तरीके से जानते हैं, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है हमारे पास, जिसमें हम लोग रेशोज़ वगैरह और प्रोपोर्शन वगैरह को अप्लाइड करते हैं। अब रेशो क्या है, देखिए रेशो कहते हैं आपके पास एक कंपैरिजन होता है टू वैल्यूज़ का, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेशो के फॉर्म के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये बात करें कि आपके पास जो है फर्स्ट और सेकंड में एक फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर के पास 4 सेपल्स होती हैं और 12 पेटल्स होती हैं। अब सेपल्स क्या होती हैं, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं छोटी छोटी सी, और जो क्या करती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि जब एक फ्लावर बंद होता है तो जो पेटल्स होती हैं वो उसके अंदर महफूज होती हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती हैं। लेकिन जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो वो ग्रीन कलर की जो पेटल्स अपना सेपल्स होती हैं वो नीचे आ जाती हैं और पेटल्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। तो कहना है अगर कोई फ्लावर है आपके पास जिसके पास 4 पेटल्स हैं और 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं, ठीक है। तो अब इसका रेशो क्या निकलता है, तो इसका रेशो ये निकलता है 4:12, ठीक है। यानी कि 4 क्या हैं, सेपल्स हैं, और 12 उसके पास क्या हैं, पेटल्स हैं। अब जब इसको हम फ्रैक्शन मेथड में लिखेंगे तो फ्रैक्शन मेथड में हम इसको क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे। तो अगर हम 4 का टेबल लगाते हैं तो 4 वन ज़ा 1 टाइम लगेगा और 12 पे 3 टाइम लगेगा, तो इसका रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो डेटा एनालिसिस होती है उसे हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। देखिए इसमें अब डेटा एनालिसिस में आपने किया कि आपको मैं इसकी मिसाल देकर समझाऊँ कि अब एक मच्छर है, मच्छर की मिसाल ले लेते हैं क्योंकि मलेरिया की बात कर रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एनाफिलिस मॉस्किटो को माहौल में भेजा और एक ख़ास एरिया के अंदर, एक कमरे के अंदर जो है वो 10 लोग उसने सुलाए, और उसके बाद उसने जो है ना वो एनाफिलिस मॉस्किटो को अंदर भेज दिया और बाहर से डोर लॉक कर दिया। अब एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करेगी, लाजमी सी बात है, खाएगी, ठीक है, बाइट करेगी, ब्लड सक करेगी और फिर मलेरिया का यानी कि जो जरासीम है, प्लाज्मोडियम, जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देगी, ठीक है। अब क्या होगा, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जो है वो उन पेशेंट को यानी कि उन लोगों को देखा जाएगा कि इसमें कितने लोगों को जो है मलेरिया हुआ और कितने लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 लोग थे और 10 में से जो है वो 7 लोगों को मलेरिया हो गया और 3 लोगों को मलेरिया नहीं हुआ, तब इसका रेशो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब उसका रेशो उसके मुताबिक हम निकालेंगे 3/7, यानी कि 3 लोग ऐसे थे जिनको मलेरिया नहीं हुआ और 7 लोग ऐसे थे जिनको मलेरिया हो गया। तो डेटा एनालिसिस में हम लोग जो है वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरह डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसका रेशो वगैरह निकालते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन जो है इक्वेशन स्टार्टिंग 2 रेशोज़ आर इक्वल, जब हमारे पास जो है वो 2 रेशोज़ क्या हो जाएँ, इक्वल हो जाएँ, तो फिर वो हमारे पास प्रोपोर्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे 4:12 और 1:3। तो तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो साल में, पूरे साल में जो बीमारियाँ होती हैं हमारे पास, तकरीबन 2006 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2006 में जो ये चार्ट है, ये पाई चार्ट जो बना हुआ है, इसने हमें बताया है कि जो डिजीज़ेज़ हैं उसमें जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं वो किस तरह मतलब हमारे माहौल में रहीं और कितनी ज़्यादा डिजीज़ेज़ जो हैं वो हमारे पास काउंट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो एक चार्ट है आपके पास, पाई चार्ट, इस पाई चार्ट के अंदर देख लेते हैं कि इस पाई चार्ट में हमें क्या समझा रहे हैं। देखें, अब पाई चार्ट में कह रहे हैं कि इन्फेक्शन डिजीज़ेज़ जो पाकिस्तान में हुई हैं 2006 के अंदर, तो कितनी डिजीज़ेज़ जो है वो कितने परसेंट रहीं, यानी कि इसका क्या रेशो निकला है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा यानी कि 51% 2016 में जो डिज़ीज़ हमारे पास कॉज़ हुई वो थी एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये ARI, एक्यूट रिस्पायरेशन इन्फेक्शन, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, लंग्स की, आप इसको कह सकते हैं कि अपर जो है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें आपका नज़ला, ज़ुकाम आ जाता है और नमोनिया आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं 51% हुई। मलेरिया जो था वो 16% रहा। डायरिया, ठीक है, डायरिया जो है वो तकरीबन 15% रहा। डिसेंट्री 8% रहा और स्कैबीज़ यानी कि ये ख़ारिश वगैरह की जो बीमारी होती है, ये तकरीबन जो है वो कितना रहा, 7% रहा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो क्या होता है कि हम डेटा वगैरह को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डेटा को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मैथमेटिकल इसको एनालाइज़ कर लिया कि पूरे साल में 2006 में जो बीमारियाँ रहीं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी रही वो क्या रही, वो
एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहा। ओके जी, तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह देख लेते हैं। कहते हैं इमेजिन करें कि एक बायोलॉजिस्ट है जिन्हें स्टडी करनी है इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन की। अब इंसेक्ट्स पॉपुलेशन, जब आप एक ख़ास एरिया में एक ख़ास स्पीशी की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी को देखते हैं, तो वो हमारे पास उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। जिस तरह अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम लोग कहते हैं 22 करोड़। तो वो जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है, यानी कि आप उसमें किसी और स्पीशी को काउंट नहीं करते। तो अगर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन मिसाल के तौर पर हमारे पास जो आंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कीड़े जो मकोड़े वगैरह होते हैं, अब इनकी स्टडी अगर हम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड पे जाना पड़ेगा और देन हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे उनकी पॉपुलेशन को। ठीक है, सिंपल एंड स्पेसिफिक रीजन, एक ख़ास एरिया के अंदर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे योर सैंपल विद अदर रीजन्स टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। ठीक है, तो यानी कि अब दूसरे एरिया के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर हम जो उसकी पॉपुलेशन है उस एरिया की, उस रीजन की, उसका क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। इस तरह यानी कि आप किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेप के अंदर जो है ना वो आपको मैथमेटिक्स इन्वॉल्व मिलेगी। ठीक है ना, एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स टू माया, यानी कि आपको हर जगह पर जो है ना मैथमेटिक्स मिलेगी और मैथमेटिक्स की मदद से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेचर के फिनोमेनन को, इस कुदरती चीज़ों को। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है, मैथमेटिकल बायोलॉजी ये एक फील्ड है रिसर्च की जिसमें हम एग्जामाइन करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल्स वगैरह के मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम इक्वेशंस का, फार्मूलाज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इस नेचुरल ऑक्यूरेंसेस वगैरह को। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है ना वो ऑर्गेनिज़म्स के बिहेवियर के बारे में, पॉपुलेशन का जो चेंज आता है, ठीक है, टाइम के मुताबिक, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है, देखिए इन सब में आपकी मेजरमेंट है। ये इंडेंजर स्पीशीज़ वो हैं कि जिनको ख़तरात मतलब लाहिक हैं कि वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, चंद उनकी मतलब नस्लें बाकी हैं और वो भी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही हैं, तो हो सकता है कि वो भी आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, इस तरह बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन। तो आप जितनी भी साइंटिफिक स्टडी करेंगे ना, तो हर चीज़ में जो है वो आपको मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के ज़रिए आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, रेशो वगैरह की भी आपके ऊपर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखती है साइंटिफिक प्रोसेस में। यहाँ आपका चैप्टर मुकम्मल हुआ।